हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग योर पावर सिस्टम वो है कॉम्पनसेशन टेक्निक्स। ठीक है, कॉम्पनसेशन टेक्निक्स किस लिए यूज़ करते हैं हम, कॉम्पनसेशन क्यों करते हैं इन्वर्टर पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, वो हम डिस्कस करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्यों किया जाता है इसको, और अगर ना करें तो कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके ट्रांसमिशन लाइंस में इंडक्टर और कैपेसिटर मींस इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट चलता ही जाता है इन योर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं आपके रिएक्टिव पावर को। ठीक है, इसको वार्स में लिखते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है और इसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है, ये ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। मींस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फ्रॉम विच एंड टू किस साइड दूसरे एंड में ये किस तरह से चली जाती है, किस तरह से ट्रैवल करती है, वो है हम इसमें कवर करेंगे। और देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है आपके जो इंडक्टर है, आपका जो कैपेसिटर है, वो किस तरह से एज अ सिंक एंड एज अ सोर्स की तरह काम करता है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्शन ऑफ दिस रिएक्टिव पावर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपका जो एक्सएल, ठीक है, और आपका जो मीन्स आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट और आपका जो कैपेसिटिव इफेक्ट आपकी इस ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है, हम कह सकते हैं कि आपका इंडक्टर जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, और एक्सी क्या करता है, डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, आपका अगर एक नज़र से देखा जाए तो कहता है कि आपका जो एक्सेल है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। देखो, जब भी रिएक्टिव पावर की बात की जाती है तो वो लैगिंग में ही हम लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या करता है, आपका इंडक्टर क्या करता है इन अ ट्रांसमिशन लाइन, वो एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, और आपका जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, डिलीवर करता है। मींस ये देता है और आपका इंडक्टर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि डिलीवर्स लीडिंग। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये डिलीवर्स लीडिंग रिएक्टिव पावर, ये एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, मैं इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने अभी कहा, आपकी रिएक्टिव पावर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेते हैं, लैगिंग। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम कह सकते हैं कि आपका इंडक्टर क्या है, सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, और आपका कैपेसिटर क्या है, सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर। क्लियर है? ठीक है, ये दो इफ़ेक्ट हमारे ट्रांसमिशन लाइन्स में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनसे इफ़ेक्ट से हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है कि ट्रांसमिशन की, एक कंडीशन है कि आपकी वोल्टेज एट सेंडिंग एंड शुड बी इक्वल टू वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। अब हम देखेंगे ये किस तरह से आपका जो ये इफ़ेक्ट है वो इस कंडीशन को किस तरह से सेटिस्फाई करता है और किस तरह से नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हमें कौन सी कंपनसेशन करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर तो मैं एक सिंपल ट्रांसमिशन लाइन ले लूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया सेंडिंग एंड और ये हो गया आपका रिसीविंग एंड। ठीक है, और बीच में आपका है एक्सेल, मींस आपका यहाँ पे ये क्या है,
लाइन रिएक्टेंस है। ओके, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका सेंडिंग एंड मीन्स यहाँ पे 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, आपकी 10 वोल्टेज यहाँ पे हम सेंडिंग एंड से दे रहे हैं और आपकी रिसीव भी हम सेंडिंग एंड पे 10 हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आपका Vs इक्वल टू VR, ठीक है। अगर ये नहीं हो रही है, अगर ये नॉट इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे मैं देन कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे 10 से कम मिल रही है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपका ये मेरा क्या बन जाएगा, सेंडिंग एंड इज ग्रेटर देन रिसीविंग एंड, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं 10 दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे 11 मिल रहा है या 10.5 मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ आपका रिसीविंग एंड इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड, जिसको आप फेरेंटी इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप फेरेंटी इफेक्ट भी कहते हैं। अगर की तो कंडीशन ये है, अगर तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोनों का, अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी सेम है और इस तरह से भी यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, तो अगर मैं वो क्या कर सकता है, मैं सिंपली इसमें एक इंडक्टर लगा के आपका Vs इक्वल टू VR ये वाली वोल्टेज मैं करा सकता हूँ, ये वाली मैं क्या कहते हैं, एक सिंपल इंडक्टर यूज़ करके। तो ये दोनों का, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वो क्या कर सकता हूँ मैं, इंडक्टर लगा के आप क्या कहते हैं, ये वाली कंडीशन पूरी कर सकता हूँ, ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करवा सकता हूँ। पर अगर मेरी एक ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ पे ये वैल्यू सेम नहीं है, मीन्स 10 यहाँ पे है और यहाँ पे 14 है, ठीक है, मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंडिंग एंड पे 10 है और रिसीविंग एंड पे 14 है, लेट इट बी 14 है, तो तब जाके मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कॉम्पनसेशन की तरफ जाना पड़ता है, मुझे कॉम्पनसेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस कंडीशन, ठीक है। तो कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरह से कॉम्पनसेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, देखते हैं थोड़ा। अगर ये एक मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये हो गया आपका सेंडिंग एंड विद एंगल डेल्टा और ये हो गया रिसीविंग एंड विद एंगल डेल्टा, ठीक है, और ये हो गया आपका लाइन रिएक्टेंस और ये लगा है आपका लोड लैगिंग में, कह सकते हैं लैगिंग लोड लगा हुआ है। देखिए हम सपोज करते हैं, सपोज दिस लोड इज डिमांडिंग, ठीक है, कितना डिमांड कर रहा है आपका, ये हो गया आपका डिमांडिंग साइड, ये दिस लोड इज डिमांडिंग Q1 रिएक्टिव पावर एंड वी आर सप्लाइंग, हम कितना सप्लाई दे रहे हैं, Q2 रिएक्टिव पावर, ठीक है, एंड द रिसीविंग रिएक्टिव पावर इज ये QR रिसीविंग एंड पे जो है, ठीक है। तो मेरे क्या है, Q1 हो गया आपका डिमांडिंग रिएक्टिव पावर, Q2 है आपका सप्लाइंग रिएक्टिव पावर और QR जो है आपका वो है रिसीविंग रिएक्टिव पावर, ठीक है, ये हमने ले ली। अगर अब मुझे क्या है, अब हम जानते हैं कि आपकी रिसीविंग रिएक्टिव पावर जो है मींस QR जो है आपका वो होता है Q1 माइनस Q2, डिमांड माइनस सप्लाई, ठीक है, और वो हमारे पास मेरे को क्या मिलेगी, रिसीविंग रिएक्टिव पावर QR जो हम आप जानते हैं। अब हम इसका फार्मूला भी जानते हैं कि QR रिसीविंग रिएक्टिव पावर इन अ ट्रांसमिशन लाइन में अगर मुझे निकालनी हो तो उसका क्या होता है फार्मूला, ध्यान से देखें, VS VR डिवाइडेड बाय XL कॉस ऑफ डेल्टा माइनस VR स्क्वायर डिवाइडेड बाय XL,
ठीक है, तो यह फार्मूला है जिससे आप फाइंड क्या कर सकते हैं, रिसीविंग रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर मैं कॉम्पनसेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ, मीन जो कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि आपके रिसीविंग एंड पे मैंने अभी जैसे 10 लिया था और सॉरी सेंडिंग एंड पे 10 था और रिसीविंग एंड पे 14 था, है ना, उस जैसे कि जहाँ पे आपकी वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है, वहाँ जाके मुझे क्या करना पड़ता है, कॉम्पनसेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। अगर जो मैं कॉम्पनसेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें डेल क्या होता है आपका, हम ये जो डेल्टा है ये क्या करते हैं, ये वेरी स्मॉल होता है। आपका लोड एंगल डेल्टा जो होता है हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज वेरी स्मॉल, तो आपका कॉस ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मेरा रिसीविंग पावर मैं देखूं तो वो कितना बनेगा, वी आर डिवाइडेड बाई एक्स एल माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एल। ठीक है, मेरी अब वो जो इक्वेशन थी वो रिड्यूस होके कुछ इस तरह से बन गई। अगर मैं इसको फर्दर रिड्यूस करूं तो मैं देख सकता हूं ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, आप देखें, वी आर स्क्वायर माइनस वी आर प्लस एक्स एल क्यू आर इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, ये वैल्यूज़ ऐसे ही रहेगी। फिर हमने ये इंटरचेंज किया, इस साइड किया, फिर वापस इसको ये वाली टर्म इधर ला के इक्वल टू 0 इक्वेट कराई। ठीक है, बड़ा सिंपल मेथड है, कोई इसमें कितनी कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज एट रिसीविंग एंड वी आर फाइंड करनी हो तो ईजिली से निकल जाएगी, है ना। तो वो किस तरह से आएगी, एक फार्मूला प्रोड्यूस बन जाएगा, वी एस बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस 4 एक्स एल क्यू आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर मुझे निकालनी हो कितनी है। ठीक है, अगर देखो सबसे पहले आप सेंडिंग एंड तो दे रहे हो, रिसीविंग एंड आपको कितनी मिल रही है, क्या वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर तो कर रहा है तो ठीक है, मुझे कॉम्पनसेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो नहीं कर रहा है तब जाके मुझे कॉम्पनसेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें कॉम्पनसेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं अगर आप इसकी ये जो है मेरी ये तो रिसीविंग एंड वोल्टेज मुझे मिल गई। अब इसके कुछ केसेस हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस हैं। ठीक है, तो हम केसेस इसके डिस्कस करेंगे विद आपका रिएक्टिव पावर जो है इक्वल टू 0 फर्स्ट केस, सेकंड हम देखेंगे कि रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन 0 और थर्ड केस देखेंगे रिएक्टिव पावर लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पे कंसिडर हम करेंगे, पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इस फार्मूले में प्लस, ठीक है, और फिर माइनस में ये सारे केसेस देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या इस फार्मूले में कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये अभी प्लस है। ओके, तो कुछ केसेस आते हैं, कंडीशन क्या है मेरी, क्यू आर इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब मैं कुछ फार्मूले अब कुछ केसेस देख रहे हैं। पहला केसेस है आपका, तो इफ़ मैं कह सकता हूँ क्यू आर इक्वल टू 0 है। अगर तो क्यू आर इक्वल टू 0 है तो ये वाला जो है आपका इक्वेशन ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, दिस एम्प्लाइज दैट Q1 इक्वल टू Q2, है ना, ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, Q1 इक्वल टू Q2 मीन्स डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल। ठीक है, जितनी डिमांड है, जितनी रिएक्टिव पावर की डिमांड है उतनी ही उसकी सप्लाई है। तो मुझे क्या, मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी आर किस तरह क्या बन जाएगा, अगर मैं ये कंडीशन इसमें अपने जो फार्मूला है ऊपर उसमें पुट करूं तो वो क्या बन जाएगा, वी एस अपॉन 2 प्लस वी एस अपॉन 2। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज दैट वी आर इक्वल टू वी एस। ठीक है,
वी आर इक्वल टू वी एस। अगर मैं इसको वोल्टेज अगर इसकी वोल्टेज रेगुलेशन देखूँ तो जैसे आप जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, वोल्टेज एट सेंडिंग एंड माइनस वोल्टेज एट रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। तो इस केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो है वी आर जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन इन दिस केस विल बी ज़ीरो। कब? जब आप रिएक्टिव पावर इक्वल टू ज़ीरो पहला केस लेते हैं। सेकंड केस है आपका जब मैं क्यू आर ग्रेटर देन ज़ीरो लूँ। ठीक है, सेकंड केस है आपका क्यू आर ग्रेटर देन ज़ीरो लूँ। ठीक है, इसका मतलब है आपका Q1 डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, है ना। तो क्या कहते हैं आपका इस अगर मैं ये फार्मूला इसकी कोई वैल्यूज़ लेके उस फार्मूले में पुट कर दूं तो एट द एंड मुझे एक नतीजा मिलेगा जिससे मैं कह सकता हूं आपकी वोल्टेज एट रिसीविंग एंड इज़ लेस देन वोल्टेज एट सेंडिंग एंड। ठीक है, मीन्स सेंडिंग एंड ज़्यादा है और रिसीविंग एंड पे मुझे कम मिल रही है। ठीक है, इस कंडीशन में जब आपका क्यू आर रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे आपकी वोल्टेज रेगुलेशन जो है, ठीक है, वही फार्मूला कौन सा, वोल्टेज एट सेंडिंग एंड माइनस वोल्टेज एट रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं उस टाइम वो वोल्टेज रेगुलेशन उसकी चेक करूँ इस केस में तो वो क्या आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। कोई वैल्यू देके आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट केस हम देखेंगे इसका, वो है आपका क्यू आर इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर कि कोई ऐसी वैल्यू है कि जहाँ से आपकी रिएक्टिव पावर कम है किससे, ज़ीरो से, तो मैं कह सकता हूँ आपका Q1 उस टाइम पे लेस देन है किससे, Q2 से। ठीक है, मीन्स उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ ये है कि आपकी रिसीविंग वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, है ना। यही कंडीशन है, यही इफ़ेक्ट है जिसको आप फेरेंटी इफ़ेक्ट कहते हैं। फेरेंटी इफ़ेक्ट यही है कि क्या है, उस टाइम में आपका क्या कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन उस टाइम पे नेगेटिव रहेगी और आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगी सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे क्या होगा, डिमांड इज़ लेस बट सप्लाई इज़ मोर। इन केस ऑफ फेरेंटी इफेक्ट में क्या होगा, डिमांड जो है वो लेस है पर सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उस इफ़ेक्ट को आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो फेरेंटी इफ़ेक्ट। ठीक है, अगर अब ये तो थे 3 केसेस जब मैं वो क्या कह रहा हूँ, आपका जो फार्मूला था, फिर से मैं एक बार लिख रहा हूँ, वी आर इक्वल टू वी एस बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस 4XL क्यू आर डिवाइडेड बाय 2। ये तो था। तो अभी हमने जो 3 केसेस देखे उसमें मैंने कंसिडर किया था यहाँ पे प्लस माइनस में, आपने प्लस कंसिडर किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कंसिडर, अब हम यहाँ पे माइनस कंसिडर करेंगे और वो केस देखेंगे, यही 3 केसेस देखेंगे कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ माइनस। तो अगर मैं देखूँ इफ़ क्यू आर, पहला केस जो था सही था, इक्वल टू ज़ीरो, अगर तो ये ज़ीरो है तो आपकी वोल्टेज वी आर जो है, वोल्टेज रिसीविंग एंड, वो हो जाएगी वी एस बाई 2 माइनस वी एस बाई 2। ठीक है, क्यू आर ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो वी एस बाई 2 इसका अलग से और वी एस बाई 2 इसका अलग से, इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर करूँ तो मेरी वोल्टेज रिसीविंग एंड ज़ीरो मिल रही है। क्या ये पॉसिबल है कि वोल्टेज एट रिसीविंग एंड मुझे ज़ीरो मिल सकती है? तो
ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है कि आपकी वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको ज़ीरो मिले जबकि आप सेंडिंग एंड वोल्टेज दे रहे हो। तो ये फार्मूला हम कंसीडर ही नहीं करते। कौन सा वाला फार्मूला? Vs/2 माइनस वाला। तो हम हमेशा जब भी वोल्टेज और रिसीविंग एंड फार्मूला जब भी हम लिखते हैं तो हम कंसिडर करते हैं Vs/2 प्लस अंडर रूट ऑफ Vs² माइनस 4XL QR डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला फार्मूला ही हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आपकी एक न्यूमेरिकल आ सकती है, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और आप वोल्टेज एट रिसीविंग एंड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो आप कंपनसेशन टेक्निक में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये कंडीशन पहले फुलफिल करें कि Vs इक्वल टू VR, इसका रिलेशन क्या हो रहा है। आप जो सेंडिंग एंड वोल्टेज दे रहे हो वो रिसीविंग एंड पे मुझे कितनी मिल रही है, क्या वो कम मिल रही है, क्या वो ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो अगर तो वो कम ज़्यादा उसमें कुछ हो गया, ठीक है, जो अभी हमने केसेस देखे कि आपके वो कम ज़्यादा किस तरह से होंगे, आपके रिएक्टिव पावर से, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर आपका रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से इसमें आपकी कंपनसेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पर क्या है कंपनसेशन, देखो उनके उसके तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जैसे आप शंट रिएक्टर, सीरीज़ कंपनसेशन, पैरेलल कंपनसेशन, या कुछ भी अलग आजकल वो फैक्ट डिवाइसेस आ रहे हैं, स्टैटकॉम्स, डी स्टैटकॉम आपके, है ना। तो वो यूज़ करते हैं हम एज अ कंपनसेशन टेक्निक में। पर सब वो कंपनसेट करना क्या है, आप रिएक्टिव पावर अब्जॉर्ब करवाने हैं या उससे क्या प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है, वो पहले ढूंढना। वो कैसे हमें पता चलेगा, आपके रिएक्टिव पावर वोल्टेज वो एट द रिसीविंग एंड पे आपकी वोल्टेज कितनी मिल रही है, आपकी रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड कितनी है, आपकी वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड कितनी है, ठीक है। उस हिसाब से फिर आप उसमें कंपनसेशन यूज़ करेंगे। तो ये अभी जो है ये मैं वही दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर फाइंड कर सकते हैं, कि तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कंपनसेशन कौन सी वाली कंपनसेशन हम यूज़ करेंगे। ओके, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, मे बी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक न्यूमेरिकल है, अ फीडर विद रिएक्टेंस ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंस कितना है, ए रिएक्टेंस ऑफ, फीडर विद अ रिएक्टेंस ऑफ x इक्वल टू कितना है 0.2 पर यूनिट, ठीक है, हैज़ आ सेंडिंग एंड वोल्टेज मीन्स Vs कितनी है आप 1.2 पर यूनिट, ठीक है। इफ़ QR, ठीक है, QR आपका क्या है, रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड इज 0.3 पर यूनिट, ठीक है। देन वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर विल बी, हमने क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आपका रिएक्टेंस दिया गया है, सेंडिंग एंड वोल्टेज दी गई है, और आपका क्या दिया गया है, रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड दी गई है। तो वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर किसके बराबर है, होता है ड्रॉप है, तो वो होगा सेंडिंग एंड, आप सेंड कितना कर रहे हो और आपको मिला कितना, आप कितनी वोल्टेज सेंड करा रहे हो और आपको कितनी वोल्टेज मिली, ठीक है, उसके बीच में जो वैल्यूज़ आपको मिलेगी वो आपका ड्रॉप होगा, ड्रॉप इन द फीडर, जो आप एक किस्म का लॉस कह सकते हैं ना, जो लॉस आपका हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि हम किस तरह से वो फाइंड करेंगे। आपकी Vs दी गई है ना, क्वेश्चन में गिवन है, पर आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ही फार्मूला याद रखना है, दो फार्मूले याद नहीं रखेंगे। अगर आपको एक फार्मूला याद होगा तो आप उससे दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको एक फार्मूला, आपका जो रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड वो याद रखना है। वो किस तरह, किसके बराबर होता है, VR डिवाइडेड बाई XL कॉस ऑफ डेल्टा माइनस VR स्क्वायर बाई
एक्सएल। ठीक है, कॉम्पोजिशंस यूज़ कर रहे हैं कॉम्पोजिशन टेक्निक में, तो हम कंसिडर करेंगे आपका क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ डेल्टा। डेल्टा आपका बहुत ही स्मॉल है, चेंज इन द लोड एंगल इज़ वेरी स्मॉल, तो हम कंसिडर करेंगे कॉस ऑफ डेल्टा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा ये वी आर डिवाइडेड बाय एक्सएल माइनस वी आर स्क्वायर्ड बाय एक्सएल। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपकी, ये वाली बन जाएगी। ठीक है, फर्दर देखेंगे किस तरह से रिड्यूस होगा आपकी इक्वेशन। फुल इक्वेशन हम देखेंगे अब क्या बनेगी, वी आर स्क्वायर माइनस वी आर प्लस एक्सएल क्यू आर विल बी इक्वल टू 0। तो वी आर आपको यहाँ से इजली फाइंड कर सकते हैं, वो कुछ फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, Vs/2 प्लस, जैसे अभी हमने देखा माइनस हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो 0 मिलती है, वो केस ही पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम हमेशा अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ Vs² माइनस 4XL QR डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वोल्टेज एट रिसीविंग एंड आपके लिए ये फार्मूला है। आपको रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड वाला फार्मूला याद होना चाहिए। आपने उसमें क्या करना है, डेल्टा को कंसिडर करते हैं वेरी स्मॉल है, तो कॉस ऑफ डेल्टा आपका 1 हो जाएगा, वो उसमें फार्मूले में पुट करके आपको ईजिली एट द एंड क्या हो जाएगा, वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड का फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका दोनों फार्मूले तैयार हो जाएंगे। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी हमारे पास गिवन है, ओके, कितनी है 1.2/2 प्लस फिर से 1.2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 एक्सएल दिया है आपके पास 0.2 और 0.3 QR दिया गया है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या किया हमने, वैल्यूज़ पुट की इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, आप अच्छे से सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या मिलेगा आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको कितनी मिलेगी, 1.147 पर यूनिट। ठीक है, आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज मिल गई। आपने ड्रॉप निकालना था, हम जानते हैं ड्रॉप किसके बराबर है आपका, मींस आपका लॉस कितना है, लॉस इन द फीडर, ड्रॉप इन द फीडर होगा Vs माइनस VR। ठीक है, Vs आपके पास गिवन है, VR आपके पास निकल गई। अब तो पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 1.2 Vs जो वैल्यू थी 1.2 माइनस VR की वैल्यू 1.147, तो वैल्यू क्या आई 0.053 पर यूनिट में ही चल रहा है, तो पर यूनिट में ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपकी न्यूमेरिकल निकल गई। ठीक है, तब बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि ड्रॉप निकालो, कंडीशन कुछ इसी तरह की दी होगी, आपको जस्ट एक फार्मूला याद रखना है। ठीक है, और फार्मूले से आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, थोड़े से कुछ पॉइंट हैं रिगार्डिंग यूर रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर के बीच में। ठीक है, अगर तो मैं रिएक्टिव पावर के बात करूं, होती क्या है वो तो सब जानते हैं, पर थोड़ी इसमें चीज़ें मे बी आपको हेल्पफुल हो। फर्स्ट हम केस डिस्कस करेंगे रिएक्टिव पावर। मैंने पहले भी कहा है, जब भी रिएक्टिव पावर की बात की जाए तो हमेशा ये कंसिडर की जाती है लैगिंग में। ठीक है, लैगिंग है। अब एक पॉइंट उठता है कि ये फ्लो कैसे करती है, रिएक्टिव पावर कैसे फ्लो करती है इन अ ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, किस तरह से फ्लो करेगी, एक अगर ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, ठीक है, ये हो गई आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज और ये हो गई आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, अगर के मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, आई रिपीट, एंगल नहीं, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, मींस आपकी ये V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू और आपका जो डेल्टा है उसको नहीं, ये वाली, ये
इसको कहते हैं वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिफरेंस, ठीक है। तो ये वो डिफरेंस की तरह फॉलो करता है। फ्लो क्या हम कह सकते हैं, कैसे फ्लो करती है, फ्लोज ड्यू टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिफरेंस, ठीक है। अगर के जो डिफरेंस है, ठीक है, क्या है कि आपकी V1 ज़्यादा है V2 से, तो आपकी रिएक्टिव पावर कैसे फ्लो करेगी, फ्रॉम हायर टू लोअर, तो उस तरफ डायरेक्शन कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। मीन्स आपका इस मैग्नीट्यूड जो है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड है, उसका डिफरेंस देखती है और फिर देखती है कि हायर साइड कौन सी है, क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र जो होती है, पावर जो ट्रांसफ़र होती है वो होती है हायर टू लोअर, तो इस वजह से इस केसेस में V1 से V2 की तरफ ट्रांसफ़र होगी। अगर की तो V2 ज़्यादा है और V1 कम है, ठीक है, तो वो फिर उस केस में रिवर्स इस तरह ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो याद रखने वाली बात इसमें यह है कि इट ओनली सीज द मैग्नीट्यूड डिफरेंस, वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिफरेंस। हम कह सकते हैं फ्लोज ड्यू टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिफरेंस, ठीक है। और अगर आपकी रिएक्टिव पावर की बात करें, ठीक है, जानते तो सब हैं क्या होती है, पर फ्लो किस तरह से करती है। अगर ये एक आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, V1 एंगल डेल्टा और V2 एंगल डेल्टा, तो ये क्या करती है, ये करती है फ्लोज, आपकी एक्टिव पावर किस तरह से फ्लो करेगी, किस तरह से चलेगी, फ्लोज ड्यू टू एंगल डिफरेंस, ठीक है। एंगल डिफरेंस मींस अभी मैग्नीट्यूड नहीं, अभी ये वाला एंगल, ये एंगल डिफरेंस, ये एंगल डिफरेंस। अगर तो आपका एंगल हायर है फ्रॉम, ये कैसे डिफरेंस करेगी, ये कैसे चलेगी, फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल, ठीक है। अगर आपका डेल्टा वन, ये डेल्टा वन और ये डेल्टा टू ले लेते हैं, अगर तो आपका डेल्टा वन ग्रेटर है डेल्टा टू से, तो ये फ्लो कैसे करेगा, फ्रॉम हायर टू लोअर, तो उस तरह से आपकी एक्टिव पावर जो है वो ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। और सेम वाइस वर्सा, अगर क्यों डेल्टा टू ज़्यादा है डेल्टा वन से, तो वो उस तरह से आपकी एक्टिव पावर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड फ्लो करेगी, ठीक है। ये तो था कि फ्लो कैसे होता है आपकी ट्रांसमिशन लाइंस में, आपकी एक्टिव पावर जो रिएक्टिव पावर है ये प्रोड्यूस कैसे होती है। देखो एक्टिव पावर तो आप खुद प्रोड्यूस करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पे, पर रिएक्टिव पावर हमने देखा इसका जो ये डिलीवर कौन करता है और एब्जॉर्ब कौन करता है, ठीक है। आपका जो इंडक्टर और कैपेसिटर इफेक्ट जो होता है इन ट्रांसमिशन लाइन, दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस रिएक्टिव पावर। और किस तरह से कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी मुझे रिसीविंग एंड पे ज़्यादा मिलती है और कभी ये कम मिलती है, और उसकी वजह से वोल्टेज रिसीविंग एंड कभी कभार मुझे ज़्यादा हो जाती है और कभी कभार कम हो जाती है। तो इसी वजह से ये फाइंड करके, अगर आप रिसीविंग एंड पे वोल्टेज फाइंड कर रहे हो और आप क्या कहते हैं उसको देख रहे हो कि क्या हो रहा है, तो उसी हिसाब से फिर उसमें आप कंपनसेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर आप कंपनसेशन टेक्निक यूज़ करेंगे फेरेंटी इफेक्ट के लिए, जहाँ पे आपकी वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ज़्यादा हो जाती है वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड, तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो, शंट रिएक्टर, ठीक है। शंट रिएक्टर हम लगाते हैं लोड के साथ, वो क्या करता है, वो आपके जो एक्सीड हो रहे हैं, आपके QR जो है, जो वहाँ पे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज पे जो मुझे ज़्यादा मिल रही है और जिसकी वजह से आपका वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ज़्यादा हो रही है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, ताकि मेरी VR इक्वल टू VS, जो मुझे ट्रांसमिशन कंडीशन है, ट्रांसमिशन की जो कंडीशन है, इक्वेशन है, वो फुलफ़िल हो जाए। तो इस तरह से हम ये फाइंड करके आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंपनसेशन टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं शॉर्ट में बता दूं, शंट कंपनसेशन, सीरीज़ कंपनसेशन, आजकल फैक्ट डिवाइसेस जो हैं, है ना, फैक्ट्स आपके स्टैटकॉम, डी स्टैटकॉम्स, ये सारे आपके यूज़ होते हैं एज एन कंपनसेशन। कंपनसेशन की कितनी कॉम्पनसेट करना है, क्या क्या यूज़ करना है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड हम ये सारी
चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये ज़रूरी क्यों है और होता क्या है अगर हम कंपनसेट ना करें। तो वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। होप आपको समझ आ गया होगा रिगार्डिंग दिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।